वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास का 100 मार्क्स का हिंदी गद्य भाग। इसमें हम लोग चैप्टर 11 जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में की। उसके बाद बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से पास किया। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण की, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और बाद में उन्होंने बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित हुई और फिर लास्ट में उन्होंने 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। वर्तमान समय में वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए, जिनमें पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम सम्मान 2000 में प्राप्त किया। उनकी प्रमुख कृतियों में जूठन आत्मकथा, सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं कविता संकलन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना इत्यादि प्रमुख है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फॉर्मूलों के सहारे नहीं लिखते हैं। उनके लेखन में उनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध में उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। प्रस्तुत आत्मकथा जूठन व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है। यहाँ प्रस्तुत आत्मकथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक महत्वपूर्ण कृति है, तो जो कि उनकी आत्मकथा का कुछ अंश मात्र है। इस अंश को पढ़ने के बाद पूरी आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं उनके इस आत्मकथा के अंश को और समझने का प्रयास करते हैं उनकी अंतर्वेदना को। जूठन चैप्टर शुरू करने से पहले आइए इस चैप्टर के कठिन शब्दों को जान लें। कुर्रियों यानी कूड़ा फेंकने की जगह या घूरा, मीन मेक अर्थात दोष निकालना या दोषी ठहराना, दहाड़ यानी गर्जना, चिल्लाना। जूठन एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है वे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहरे का है? हेड मास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका देना
जैसा शीशा। तेरा तो ये तेरा तो यो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, यानी सिर से लेकर पूरे शरीर पे धूल लग गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ मतलब गर्जना या चिल्लाना। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फबक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। मेरी हिचकियां बंध गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तागाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर, तागाओं मतलब होता है जहाँ पर मवेशी पाला जाता है, गाय बैल भैंस इत्यादि। तो लेखक की माँ तागाओं में काम किया करती थी तथा घेर यानी मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी यानी गाय भैंस और बैल सामान्य बात थी, यानी
10-15 गाय भैंस बैल होते ही थे हर एक गाँव में। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर यानी कचरों के ढेर पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टप्रद होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी 12 से 13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए, चूहड़ों मतलब छोटी जात के लोग, आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी और चूहड़ों को यानी कि छोटी जात के लोगों को आमतौर पर आटे में भूसी मिलाकर उनके लिए रोटी बनाई जाती थी। साथ ही साथ उनको जूठन भी दी जाती थी खाने के लिए। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर झूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाके बाँछें खिल जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे। उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई यानी खटिया पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने तागाओं यानी मवेशियों के घरों में, मवेशियों के तागाओं में के खाने को देखकर अक्सर सोचा करते थे। तागाओं मतलब बड़े बड़े घर जहाँ पर बहुत सारे मवेशी पाले जाते थे। उनके खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता।
उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगे। स्मृति मतलब यादें, स्मरण। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, अब तो सब खाना खा के चले गए। मारे जाकतों को भी एक पत्तल पर धरकू कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने झूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालात कमजोर थे। आर्थिक मतलब रुपये पैसे का। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी। जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के हिस्से या चूहड़ों के जिम्मे ही था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले, यानी कठिन काम के बदले, मात्र गालियां मिलती थी। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था, यानी त्रुटियां निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की। वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था।
माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआंसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था। कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने अपनी आप बीती, अपनी जीवनी लिखी है, जो उन्होंने कितने नरकमय, कितने कष्टमय जीवन व्यतीत किए और हमारे देश में किस तरह से जाति प्रथा उस समय प्रचलित थी, जो दलितों को कितनी निम्न निगाह से देखती थी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और लेखक ने खुद उन सब चीज़ों को झेला था, जो उनके इस आत्मकथा में उनके दर्द, उनके संवेदनाओं के रूप में हमें पढ़ने को मिली है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको यह कहानी बहुत अच्छी भी लगी होगी और आपके दिल को छुई होगी। लेकिन यह खुशी की बात है कि आज हमारे समाज में ये जाति प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। धन्यवाद।